नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी व्याकरण अध्याय संख्या 1 क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबका ध्यान श्यामपट्ट की तरफ। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, कालांश क्रमांक 1, अध्याय 1, प्रकरण क्रिया, भाग संख्या 1। व्याकरण का यह प्रथम भाग है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है, बोध शब्द का होता है ज्ञान होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के अगर देखा जाए, एक व्यक्ति के द्वारा क्रिया संपन्न होती है और दूसरी प्राकृतिक, यानी जो क्रिया स्वतः संपन्न होती है, तो उसे भी क्रिया ही माना जाता है। क्रिया के भेद: मुख्य रूप से क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना अर्थात निर्माण के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर, काल का होता है समय के आधार पर। अगर हम क्रमशः इनके भेदों को देखते हैं तो सबसे पहले कर्म के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है या जिस वाक्य में कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अर्थात कर्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक के अंदर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यहाँ पर कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सकर्मक क्रिया का बच्चा चित्र बना रहा है, तो इस पंक्ति के अंतर्गत अगर आप देखा जाए वाक्य के अंतर्गत, तो चित्र बनाना, यहाँ पर चित्र बनाना यह कर्म निहित है, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत 2 भेद निहित होते हैं। पहला है एक कर्मक, अर्थात जिस वाक्य में एक कर्म निहित होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मां अखबार पढ़ रही है, केवल एक ही कर्म कर रही है, और कर्म है अखबार को पढ़ना, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक, जिसके अंदर कर्ता एक होता है लेकिन कर्म 2 होते हैं। सबसे पहला कर्म, जैसे उदाहरण के माध्यम से अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो कर्ता अध्यापक, प्रथम कर्म छात्रों को, द्वितीय कर्म है कंप्यूटर को सिखाना। तो जिस वाक्य में 2 कर्म निहित होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण: आशा गाती है, यहाँ मात्र कर्ता का ही प्रयोग हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं, क्या गाती है? इसका उत्तर यहाँ प्रस्तुत वाक्यांश में नहीं होने के कारण इस वाक्य में अगर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, अर्थात मात्र कर्ता का ही उल्लेख है, कर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। क्रिया भेद के अंतर्गत दूसरा है संरचना के आधार पर, अर्थात निर्माण के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा भेद है नाम धातु क्रिया, तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा भेद है पूर्णकालिक क्रिया, पांचवा भेद है कृदंत क्रिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला भेद संयुक्त क्रिया, जिसका उदाहरण अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। तो इस क्रिया के अंतर्गत अगर इस वाक्य को देखा जाए तो अतिथि आ गए, आगमन यह मुख्य क्रिया है, अर्थात आना मुख्य क्रिया। इसकी सहयोगी क्रिया है स्वागत करो या स्वागत करना, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया का उदाहरण संज्ञा हाथ, हाथ शब्द है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। नाम दिया हथिया,
इसलिए इसको नाम धातु कहा जाता है। सर्वनाम के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, सूखा सर्वनाम शब्द, सूखा नाम धातु, और सुखाना अर्थात इसके पीछे ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया क्रिया, इसलिए इसको नाम धातु क्रिया कहा जाता है। इस वाक्य में भी अर्थात इस प्रकार से अगर इस उदाहरण को देखा जाए तो हाथ संज्ञा, हत्या नाम धातु और हथियाना यह क्रिया, अर्थात इसलिए इसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है, अन्य को प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण क्रमांक 3 देखें। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया है, प्रेरित किस हेतु किया है? तालाब बनवाने हेतु प्रेरित किया है। तो जो प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चौथा उदाहरण, संरचना के आधार पर पूर्णकालिक क्रिया। क्रिया जो पूरी हो चुकी है अर्थात प्रथम क्रिया का पूर्ण हो जाना और द्वितीय क्रिया का संपन्न होना, उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह पढ़कर सो गया। तो पहली क्रिया यह संपन्न हो गई पढ़ना और द्वितीय क्रिया है सोना। जहाँ प्रथम क्रिया पूर्ण हो जाती है और द्वितीय क्रिया चल रही होती है उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। संरचना के आधार पर पांचवा बिंदु, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है कि जहाँ वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग होता है और उसके पीछे प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो बन जाती है कृदंत क्रिया। उदाहरण स्वरूप, हिंदी में संस्कृत से प्रचलित जो शब्द है उसे धातु कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चल धातु है, लिख धातु है, हस धातु है, वद धातु है, आदि अनेक धातु रूप है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में इसको लिया जाता है, इसको भी धातु ही कहा जाता है। चल यह क्रिया है, इसके पीछे ना प्रत्यय जोड़ दिया बन जाता है चलना, यह कहलाती है कृदंत क्रिया। लिख क्रिया शब्द है, ना इसके पीछे प्रत्यय जोड़ दिया बन जाता है शब्द लिखना। तो इस प्रकार से क्रिया का ये द्वितीय भेद संरचना के आधार पर अपना पूर्ण होता है। क्रिया का तृतीय भेद जिसको काल के आधार पर बांटा गया है, काल का अर्थ होता है समय, तो समय के आधार पर पहला भेद है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक, भूत का अर्थ होता है जो समय व्यतीत हो गया है, जो समय बीत गया है, उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया, जो इस समय क्रिया चल रही है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। इसका तीसरा भेद है भविष्यत्कालिक क्रिया, अर्थात आने वाले समय में संपन्न होने वाली क्रिया को भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक क्रिया का उदाहरण, वह विदेश चला गया, अर्थात वह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो गई, चला गया, यह यहाँ पर भूतकाल का बोध करवाता है, अर्थात यह क्रिया संपन्न हो गई है। दूसरा उदाहरण वर्तमान कालिक क्रिया का है, तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात अभी उसने पुस्तक पढ़ना बंद नहीं किया है, उसकी यह क्रिया अनवरत चल रही है, अर्थात लगातार संपन्न हो रही है, इसलिए इसको वर्तमान कालिक क्रिया कहा जाता है। तीसरा उदाहरण भविष्यत्कालिक क्रिया, अर्थात जो आने वाले समय में क्रिया संपन्न होगी उसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। ज्योति निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगी, अर्थात आने वाले दिनों में जब निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तो उस समय ज्योति उसमें भाग लेगी, अर्थात भाग लेना यह भविष्य का बोध करवाता है, इसलिए इसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। आज का गृह कार्य क्रमांक 1, प्रश्न संख्या 1, क्रिया की परिभाषा लिखो। प्रश्न संख्या 2, क्रिया के भेद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम
लिखो। आज के लिए इतना, धन्यवाद।